प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्वागत करता हूं मैं आप सबका कक्षा 9 के इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सानंद होंगे और उसके साथ साथ अपने मूल कर्म शिक्षाध्ययन विद्याध्ययन में रत होंगे। जैसा कि आप सब मेरे ठीक पीछे बोर्ड पर यह शीर्षक देख पा रहे हैं, कक्षा 9 हिंदी पद्य पाठ 5 मेघ आए, सेशन 1, थर्ड सेमेस्टर। तो इससे संबंधित जो सूचना है सबसे पहले वो आपको दे दूं कि इस तृतीय सेमेस्टर के लिए जो पहला वीडियो इस पटल पर आपको उपलब्ध कराया गया था, उसमें आपसे मैंने कहा था कि हम सबको प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में पढ़े गए जो पाठ थे, यानी संक्षिप्त कहानियों में पाठ 1 से 4 तक और पद्य भाग में भी पाठ 1 से 4 तक, उन्हीं पाठों का अध्ययन हम तो तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत भी करना है। लेकिन यह एक विषम परिस्थिति में लिया गया निर्णय था, जब कोविड की भयंकरता थी और उसकी भयावहता के बीच ऐसा लगता था कि कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी, ऑनलाइन शिक्षण कक्षाएं सफल नहीं हो पाएंगी, ऐसा कुछ बोर्ड की तरफ से भी अंदेशा था। तो उस समय ऐसा माना गया था कि अगर हम सिलेबस को, पाठ्यक्रम को कुछ कम करें तो संभव है कि हम सरलता से विद्यार्थियों तक इस बात को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि समय की कमी थी। लेकिन अब जैसे जैसे सामान्य होता जा रहा है माहौल, उसके अनुसार अब बोर्ड के अनुसार भी और हम सबके हिंदी विभाग के अनुसार भी यह तय हुआ कि हम सबको जो पाठ 5 है, दोनों ही खंडों में संक्षिप्त कहानियां और पद्य भाग, दोनों ही खंडों में जो पाठ 5 है उसका अध्ययन तृतीय सेमेस्टर के लिए करना चाहिए। तो अब आपको तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ 5 पद्य भाग में मेघ आए और संक्षिप्त कहानियों में पाठ 5 अपना अपना भाग में, इनका अध्ययन करना है। इसके साथ साथ पहले और दूसरे सेमेस्टर में जो पाठ आपको पढ़ाए गए हैं उनकी पुनरावृत्ति भी की जाएगी और इस प्रकार से आप उसको पढ़ेंगे कि आपको अगली कक्षा में, जब आप कक्षा 10 में जाएं, तो पुनः इन पाठों को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता न रहे, या इन पाठों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे कभी भी कहीं से भी पूछे जाए तो आप उसका उत्तर देने में समर्थ हो सके। तो हम सबके पास पर्याप्त समय है, इसलिए अब हम तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत संक्षिप्त कहानियों में पाठ 5 अपना अपना भाग और पद्य भाग में पाठ 5 मेघ आए, इन दोनों का अध्ययन पहले करें। उसी क्रम में आज के इस कक्षा से हम सब प्रारंभ करते हैं पाठ 5 मेघ आए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित यह एक प्रसिद्ध कविता है, और प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि इस कविता की जो भाषा शैली है वह इतनी सरस है, इतनी स्पष्ट है, इतनी बोधगम्य है कि जो भी एक बार इसे पढ़ता है तो वह निश्चित रूप से इसमें रुचि लेता है और वह इसे प्रायः कंठस्थ करने का, याद करने का भी प्रयास करता है, क्योंकि इसमें जो मानवीकरण किया गया है इस कविता के माध्यम से वह बड़ा रोचक है, बड़ा सुंदर है और हम सबके व्यवहारिक जीवन से संबंधित भी है। तो इसलिए इस कविता को हम सब कह सकते हैं कि एक सरस कविता है, और इसीलिए जैसे जैसे आप इस कविता को पढ़ते जाएंगे आपको इसका अर्थ स्पष्ट भी होता जाएगा। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जरा लेखन शैली के विषय में या उनके साहित्यिक विधा के विषय में थोड़ा सा हम सब समझ लेते हैं। यह जब कविताएं लिखते हैं तो इनकी कविताओं को पढ़ने से आपको लगेगा कि इन्होंने प्रकृति का चित्रण बहुत अधिक किया है, यानी प्रकृति प्रेमी थे, इसलिए इनकी रचनाओं में प्रकृति का सजीव चित्रण आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यह अपनी कविताओं में अपने कल्पना शक्ति का भरपूर प्रयोग करते हैं, और कल्पना शक्ति का इतना सुंदर प्रयोग या उपयोग होता है कि हम सब उसको सजीव रूप में स्वीकार करने लगते हैं। और इनकी जो भाषा है, भाषा के बारे में जैसा कि मैंने पहली ही लाइन में कहा आपसे कि भाषा सहज है, और ऐसा लगता है कि जिस कविता को हम पढ़ रहे हैं वह कविता हमारे खुद की भाषा में, आम बोलचाल की जो भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं उस आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविता है। जैसे इसी कविता को जब आप पढ़ेंगे
तो जुहार, बयार, इस तरह के बहुत से शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण परिवेश में आज भी प्रयोग किए जाते हैं। और सामान्यतः यह जो शब्द है यह हमारे व्यवहारिक जीवन से अलग हो चुके हैं। ग्रामीण जीवन में कहीं कहीं अभी इनका समावेश है, तो उन शब्दों का जितना सुंदर प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है उतना अन्यत्र कम देखने को मिलता है। प्रकृति का चित्रण इतना सजीव किया इन्होंने, मानवीकरण इतना सुंदर किया इन्होंने कि उसकी वजह से इनकी कविताओं में चित्रात्मकता लगती है। यानी कविता जब आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उस कविता के अनुसार, उसके भाव के अनुसार एक चित्र आपके मस्तिष्क में उभरता चला जाता है। जैसे इसमें जब हम पढ़ते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो तुरंत हमारे मस्तिष्क में बादलों के आने की, वर्षा होने की जो क्रिया होती है वो सब हमारे आंखों के सामने घूम जाता है। उसके माध्यम से जो इन्होंने गांव में किसी दामाद के आने की सूचना की बात कही है, वह भी तुरंत हम अपने घर में आए हुए किसी मेहमान को अपने आंखों के सामने अनुभव करने लगते हैं, उसे देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो यह इनके चित्रात्मकता का कल्पना शक्ति में सजीवता है, यह प्रमाण है। और इन्होंने अपनी कविताओं में या इनकी कविताओं को पढ़ने से आपको लगेगा कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीकरण, इन तीनों का इन्होंने बहुधा प्रयोग किया है। उपमा रूपक के विषय में आप जानते हैं, मानवीकरण जैसा कि मैंने अभी इसके बाद विषय में भी बताया कि प्रकृति के किसी अवयव को, प्रकृति के किसी तत्व को अगर हम उसको मानव के रूप में स्वीकार कर लें या किसी भी वस्तु में हम मानव का अनुभव करने लगे, मनुष्य के रूप में उसे प्रदर्शित करने लगे, तो वह मानवीकरण कहा जाएगा। जैसे यहां मेघ को दामाद से प्रदर्शित किया गया, यानी मेघ आते हैं तो उसकी तुलना इन्होंने दामाद से के आने से की है। मेघ आने पर जो गांव में बूढ़े पेड़ होते हैं, बरगद इत्यादि के, तो वह जिस प्रकार प्रसन्नता के साथ झुककर और उस मेघ का स्वागत करते हैं, उस बरगद की तुलना इन्होंने गांव में रहने वाले बड़े बुजुर्ग लोगों से की है। लताओं की तुलना इन्होंने स्त्री से की है, पत्नी से की है। तो धूल आदि की तुलना इन्होंने गांव के लड़कियों से की है, गांव के बच्चों से की है। तो यह जो है यह मानवीकरण है कि जब हम प्रकृति के दूसरे तत्वों या प्रकृति के अवयवों में हम मानवों को देखने लगते हैं, मनुष्यों को देखने लगते हैं, हम अपने व्यवहारिक जीवन को उसमें समावेशित करने लगते हैं, तो वहां मानवीकरण की सफलता मानी जाती है। और इस दृष्टि से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाओं में आपको इसका उच्चतम मानक दिखाई देगा। इन्होंने एक कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो आप सब समझ सकते हैं कि उच्च कोटि के रचनाकार हैं, और चूंकि भाषा सरल है, सरस है, बोधगम्य है, तो इसकी वजह से जो भी कविताएं हैं जब आप पढ़ेंगे उसको तो आपको रुचिकर लगेंगी। आपको अनुभव ऐसा होगा कि जैसे हिंदी कहानियों में मुंशी प्रेमचंद जी बड़े ही निकट लगते हैं, उनकी कहानियां अपने जीवन से संबंधित लगती हैं, उसी प्रकार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविताएं भी हम सबको कहीं ना कहीं अपने आसपास के जीवन से, स्वयं के जीवन से संबंधित प्रतीत होती है। अब इस कविता में मेघ आए, यह जो कविता है, इस कविता में उन्होंने यह बताया है कि जो मेघ हैं, बादल हैं, वह उमड़ते घुमड़ते आसमान में आकर छा गए हैं। और जैसा कि अधिकतर होता है कि जो ही बादल छाते हैं आसमान में बरसने वाले होते हैं, तो उसके पहले हवा आंधी के रूप में तेज गति से चलने लगती है, और उसके तेज चलने की वजह से बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं, लताएं होती हैं, वह हिलने डुलने लगती हैं, और उस अपने हिलने डुलने के माध्यम से वह एक तरह से कहें तो अपनी प्रसन्नता ही व्यक्त करती हैं। हवाओं के तेज चलने की वजह से धूल उड़ने लगती है, और ऐसा लगता है कि जब आप एक स्थान पर खड़े होकर और सुदूर जब आप बादलों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह बादल कहीं एक कोने पर आकर धरती से स्पर्श कर रहे हैं, धरती को छू रहे हैं, धरती को टच करते हैं। और इन सब के साथ जो
प्रकृति की प्रतीक्षा होती है वर्षा होने की, वो प्रतीक्षा समाप्त होती है और अंततः वर्षा हो जाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने मानवीकरण के साथ कैसे प्रस्तुत किया है ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण अंचल में, उसको समझिए कि मेघ की तुलना उन्होंने कर दी गांव में आने वाले दामाद से, पाहुन से या पाहुना से। तो कहते हैं कि गांव में दामाद आए हुए हैं, तो जैसे बड़े बूढ़े बरगद इत्यादि के पेड़ पौधे हैं, यह लोग जैसे उस बादल का स्वागत करते हैं, जुहार करते हैं, उसी तरह से गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वह गांव में आने वाले दामाद का स्वागत करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए आगे आते हैं। फिर बाकी जैसे हवाएं तेज चलकर और बादलों का स्वागत करती हैं, धूल उड़कर यह संकेत देती हैं कि वर्षा होने वाली है, ठीक उसी तरह से गांव के जो बच्चे हैं, जो गांव के युवा हैं, गांव में जो उस दामाद की सालियां हैं, ये सभी अपने प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए गांव में जोर जोर से चिल्लाते हुए, बताते हुए कि फला के घर में फला आए हैं, इस तरह की सूचना देते हुए जो गांव में दौड़ते हैं। और आज भी गांव का सामाजिक जीवन ऐसा है कि किसी के भी घर में जब कोई मेहमान आता है तो अगल बगल के ही नहीं बल्कि कई बार ऐसा होता है कि पूरे गांव को यह सूचना हो जाती है कि अमुक व्यक्ति के घर यह मेहमान आया हुआ है। जैसे बादलों के आने पर पूरे क्षेत्र को सूचना हो जाती है, पूरे देश से उस स्थानीय जगह को सूचना हो जाती है कि बादल आ गए हैं, बरसने वाले हैं। उसी तरह गांव के लोगों को भी सूचना हो जाती है कि अमुक व्यक्ति के घर यह मेहमान या दामाद आए हुए हैं। तो बादल भी एक वर्ष के बाद ही आते हैं, ऋतुओं के अनुसार अगर देखा जाए तो वह एक वर्ष के बाद ही बादल आते हैं। ठीक उसी तरह से एक वर्ष के बाद गांव के जो किसी घर के दामाद हैं वह भी एक वर्ष बाद उस गांव में आए हुए हैं। तो यहाँ भी मानवीकरण का सुंदर आप प्रयोग देख सकते हैं। और जैसे गांव में लोग या कृषक बादलों की प्रतीक्षा करते हैं, वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं, उसी तरह गांव के लोग उस दामाद की, उस पाहुन की या मेहमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उनके आते ही सभी उत्सुक हो जाते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षातिरेक से भर जाते हैं। तो यह जो है यह पूरा मानवीकरण इस कविता में उन्होंने किया है। और जो उल्लास का वातावरण बनता है, जो प्रसन्नता का माहौल एक बनता है गांव में दामाद के आने पर, आज के ग्रामीण संस्कृति में, उसको इन्होंने सांगरूपक के माध्यम से मेघों के यानी बादल के आने से प्रदर्शित किया है। और यह दिखाया है कि जैसे बादलों के आने पर सब कुछ प्रसन्नमय हो जाता है, उसी तरह से गांव में ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी उनको देखता है, जो भी उनसे मिलता है, सब उनके स्वागत सत्कार के लिए तत्पर हो जाते हैं, इत्यादि और सब बातें। और उसके साथ साथ जैसे कुछ लताएं ऐसी होती हैं, जो पतली लताएं हैं, वह वर्षा के अभाव में जब सूखने लगती हैं, तो एक वर्ष बाद जब वह वर्षा होती है तो वह लताएं सबसे पहले अपनी उलाहना देती है, अपनी शिकायत करती है कि इतने दिनों बाद क्यों आए, मेरा हाल देखो, मैं सूखते जा रही हूँ। ठीक उसी तरह से उन लताओं के माध्यम से पत्नी जो है वह अपने मेघ रूपी पति के आने पर उन्हें उलाहना देती है कि एक वर्ष के बाद आप आए हैं और इन एक वर्षों में मेरा हाल क्या हुआ है और इतने दिन के बाद आपके आने का कारण क्या है। इन सब पहले वह उस बादल के या उस पति के आने पर प्रसन्न नहीं होती, उससे पहले वह उलाहना अपनी देती है। प्रसन्नता वह बाद में अपनी प्रदर्शित करती है, सबसे पहले वह उलाहना देती है। और ऐसा भावुकांग होता है जब हम कहीं किसी के घर जाते हैं बहुत दिनों के बाद, तो उस घर में वह व्यक्ति प्रसन्न तो होता है, लेकिन सबसे पहले वो शिकायत करता है इतने दिन बाद क्यों है। तो ये सब हम सबके व्यवहारिक जीवन से संबंधित बातें हैं। और निश्चित रूप से आप सब जब इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और उसके साथ साथ आप सब इसके साथ एकात्मकता भी स्थापित कर पाएंगे। तो अब इस कविता को हम सब आगे पढ़ते हैं और इस कविता के माध्यम से, इसके भावार्थ के माध्यम से इसे थोड़ा हम समझने का भी प्रयास करते हैं। तो इस कविता में जो पहला ही पद है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित, और उसमें जो पहला पद है वह है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के।
मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। तो यह जो पहला पद्यांश है, इसे हम सबने उपयोग किया है यहां पर। इस पहले पद्यांश का सबसे पहले भावार्थ समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। तो यहां कवि कहते हैं कि आसमान में काले बादल घिर आए हैं और काले बादलों के घिरने पर वह जो आसमान की जो नीलिमा होती है वह समाप्त हो जाती है और कालिमा छा जाती है, अंधेरा होने लगता है। तो उन बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे शहर से कोई मेहमान, कोई दामाद उस गांव में आया हो। मतलब उनके कहने का दो रूपों में आप इसका भावार्थ स्पष्ट कर सकते हैं, बादल के रूप में दामाद को या दामाद के रूप में बादल। तो उन बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे शहर से जब कोई मेहमान उस ग्रामीण परिवेश में, उस गांव में आता है, तो जैसे वो बन ठन के आता है, बड़े समर के आता है, श्रृंगार के साथ आता है दामाद, उसी तरह से यह जो बादल है यह भी बन ठन के और संवर के पूरे श्रृंगार के साथ आए हुए हैं। अब यहां बन ठन के और संवर के का मतलब क्या हुआ है? जितना अधिक काला है बादल, जितनी अधिक कालिमा है उसमें, उतने ही अधिक संभावना हो जाती है वर्षा के होने की। तो यह एक तरह से उनका श्रृंगार ही माना जाए। तो वो कहते हैं कवि कि काले बादलों को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे शहर से कोई मेहमान, मेहमान का मतलब दामाद, गांव में आया हो और जो दामाद एकदम बन ठन के आता है, सूट बूट में आता है, श्रृंगारित होकर आता है, पूरे साज सज्जा के साथ आता है, बन ठन के आता है, ठीक उसी तरह यह बादल भी खूब बन ठन के, खूब संवर के आए हुए हैं। और वह बनने ठनने के साथ साथ जैसे गांव में दामाद के आने पर छोटे छोटे बच्चे आगे आगे दौड़ते दौड़ते और गांव को सूचना देते हैं कि फला आए हैं, उसी तरह यह जो धूल है वह आगे आगे चलते हुए उस बादल के घिरने की, वर्षा के संभावित होने की सूचना दे रही है। जैसे बादल अपनी पूरी कालिमा के साथ हो, हवाएं तेज चलती हैं उस समय, तो उन हवाओं के कारण जो धूल उड़ती है वह आप जब आप आकाश में देखेंगे, आसमान में देखेंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे उन काले बादलों ने उस धूल के रूप में कुछ चमकीले वस्त्र पहने हुए। कितना सुंदर वाल्मीकरण और कितना सुंदर कल्पना शक्ति का प्रयोग यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल जी ने किया है। और आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं कि जब आकाश में जब काले बादल छाते हैं तो उस समय हमने देखा है कि अधिकतर वर्षा होने से पहले खूब तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, और उस आंधी के चलने के कारण जो जमीन पर धूल होती है वह धूल भी उड़ने लगती है। तो वह धूल जब ऊपर उड़कर जाती है तो आप जब उस आसमान की तरफ देखेंगे तो बादलों का रंग काला, धूल का रंग सामान्यतः सफेद चमकीला दिखाई देता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये बादल चमकीले कपड़े पहनकर और आए हुए हैं आसमान में। फिर कहते हैं कि गांव में जैसे दामाद को पाहुन कहा जाता है, पहुना कहा जाता है, कहीं कहीं गांव में मेहमान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो यह लिखा गया है कि मेघ आए, तो यहाँ पर आए शब्द जो प्रयोग किया गया बहुवचन का शब्द है, लेकिन मेघ एक है या दामाद एक है, फिर आए शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, आया का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है, जबकि आया एक वचन का शब्द है। तो यहाँ उसका कारण क्या है कि जहां भी कोई सम्मानित व्यक्ति होता है वहां हम उसके लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जो सम्मानित होते हैं, जो आदरणीय होते हैं,
जो पूजनीय होते हैं उनके लिए हम सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी अकेले हैं, एक वचन में है, लेकिन उनके लिए हम था नहीं थे का प्रयोग करते हैं अगर हम किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई वाक्य पढ़े या लिखे तो। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता था नहीं हम कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, यानी अंत में हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी हम लोग के लिए सम्मानित है, तो सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, और सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में करते हैं। तो इसीलिए जो पहले ही पंक्ति में दूसरा शब्द लिखा है मेघ आए, तो यहाँ आए शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि दामाद जो शब्द है वह ग्रामीण संस्कृति में या शहरी जीवन में भी हम कह सकते हैं कि वह एक सम्मानित होता है, पूजनीय पद होता है, तो उनके लिए हम आए शब्द का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। फिर कहते हैं कि उनके आने पर, शहर से गांव में उस दामाद के आने पर, जो कि पूरे श्रृंगार के साथ, पूरे सजावट के साथ और पूरा बढ़ ठन के आए हुए हैं, उनको देखकर चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सभी लोग खुश हो जाते हैं। और जैसे बादल एक वर्ष के बाद आते हैं, बादल अपने ऋतु के अनुसार अगर देखें वर्षा ऋतु, और फिर एक वर्ष बाद ही वर्षा ऋतु का पुनः आगमन होता है, तो उस ऋतु के अनुसार जब बादल एक वर्ष बाद आते हैं तो यह जो लताएं होती हैं जो सूखने लगती हैं ताप से, सूर्य की गर्मी से, तो वह उन बादलों के आने पर सबसे पहले उलाहना देती। एक वर्ष बाद बादल आए हैं, ठीक उसी तरह से गांव में एक वर्ष बाद वह पाहुन भी आए हैं, दामाद भी आए हुए हैं। इसीलिए क्योंकि दोनों की ही प्रकृति, दोनों की ही प्रवृत्ति एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसीलिए सर्वेश्वर दयाल जी ने दोनों के को में एकरूपता दिखाने का प्रयास किया है। और कह रहे हैं कि जैसे बादलों के आने से पहले उनकी आने की सूचना जो हवा होती है पूर्वाई, खासकर पूरब से बहने वाली जो हवा होती है वह दे देती है, उसी तरह से गांव में दामाद जब आते हैं तो उनकी भी सूचना जो गांव के छोटे बच्चे होते हैं, गांव की जो लड़कियां होती हैं, यह लोग दे देते हैं। अब पूर्वा हवा आप लोगों ने ग्रामीण परिवेश में अगर आप रहे हो, ग्रामीण जीवन में आपने जीवन जिया हो, तो पूर्वा हवा आपने सुना होगा। और ऐसा कहा जाता है कि जब पूर्वा हवा चलती है तो अधिकतर उसके साथ वर्षा आती है। तो काले बादल छा जाते हैं, और उस बादल के छाने के बाद उनके बरसने से पहले पूर्वा हवा चलती है, और वह पूर्वा हवा पूरी शीतलता के साथ होती है। और इतनी जिस शीतलता के साथ, जिस मधुरता के साथ वह बहती है, जब भी कोई उनके स्पर्श में आता है तो वह आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह से जब एक वर्ष के बाद गांव में दामाद आते हैं तो उनका आना सबके लिए इतना आह्लादकारी होता है, इतना प्रसन्नता का अवसर होता है कि उनको देखकर सभी मुग्ध हो जाते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी उत्सुक हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। और वर्षा के होने से पहले जो सूर्य की गर्मी होती है, सूर्य का जो ताप होता है, जो गर्मी में चलने वाली लू होती है, तेज गर्म हवाएं जो होती हैं, उसकी वजह से सभी लोग अपने घरों में खिड़कियों को, दरवाजों को बंद करके रखते हैं ताकि गर्म हवा घर में ना आए, उसके साथ धूल आदि उड़कर घर में ना आए, घर गंदा ना हो, लू ना लग जाए। इन सब कारणों को देखते हुए वह सावधानी करते हैं और अपने घर के खिड़कियों को, दरवाजों को सामान्यतः बंद ही रखते हैं। लेकिन जो ही आसमान में काले बादल आते हैं और पूर्वा हवा चलने लगती है, सभी लोग अपने बंद खिड़कियों को और दरवाजों को खोल देते हैं, जिससे कि वह शीतल सुगंधित मंद हवा उनके घरों में आए, उनको शीतलता प्रदान करे, घर में शीतलता का वातावरण हो। तो उसी तरह से गांव में जब दामाद आते हैं तो आगे आगे जो बच्चे चिल्लाकर सूचना देते हैं उनके आने की, तो गांव के जो लोग हैं जो अभी तक अपने घरों में बैठे हुए थे,
वह लोग बड़े उत्सुकता के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ अपने दरवाजों को खोलते हैं, अपने खिड़कियों को खोलते हैं उन्हें देखने के लिए कि अब कैसे हो चुके हैं, किस भाव से हैं, किस रूप में हैं। यह सब उत्सुकता होती है गांव में, और इसका आप अनुभव गांव में अगर जाते हो तो आप कर सकते हैं और हमेशा कर सकते हैं। जैसे सभी लोग काले बादल छाने के बाद उस आकाश में देखना चाहते हैं, आसमान में देखना चाहते हैं, काले बादलों को देखना चाहते हैं, उसी तरह गांव में किसी के घर आए हुए दामाद को पूरा गांव देखना चाहता है, बड़े उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा के साथ। तो यहाँ भी जो खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, ये सभी खिड़कियां और दरवाजे खुल जाते हैं ताकि वह जो गांव की स्त्रियां हैं विशेषकर, वह उन खिड़कियों के द्वारा उन दरवाजों के ओट में खड़े होकर गांव के उस दामाद को देख सके। तो कहते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के। कभी कहते हैं कि यह जो मेघ है, जो बादल है, बड़ा बंठन के, बड़ा समर के आसमान में छाए हुए हैं, यानी काले काले मेघ आसमान में आ चुके हैं, आकाश में आ चुके हैं। और बंठन के संवरने का मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेघों के, काले बादलों के आने के साथ साथ जो तेज हवा चलती है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, तो वह जो तेज हवा चलती है और बादलों के आने की, वर्षा के होने की जो पूर्व सूचना देती है लोगों को, उस तेज हवा के चलने से जो धूल उड़ती है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे काले बादलों ने चमकीले वस्त्रों को धारण किया। फिर कहते हैं दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जब आए हूं गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। कहते हैं कि अभी तक गर्मी के ताप से, लू के डर से, सूर्य के उष्मा से जो प्रताड़ित थे लोग, जो डरे हुए थे, उस गर्मी से बेहाल थे और लू से बचने के लिए अपने घर के दरवाजों को, खिड़कियों को हमेशा बंद करके रखते थे, वह आकाश में काले बादल छाते ही, शीतल मंद सुगंधित हवा बहते ही अपने खिड़कियों को, अपने दरवाजों को खोलने लगते हैं, जिससे कि उनके घर को शीतलता मिले, उनको शीतलता प्राप्त हो। और उसके बाद पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। जैसे गांव में शहर का कोई दामाद आता है, मेहमान आता है, तो गांव की स्त्रियां अपने खिड़कियों को, दरवाजों को खोलकर उनकी ओट में खड़े होकर और बैठकर उस दामाद को देखना चाहती हैं। उसी तरह घर के लोग भी, गांव के लोग भी काले बादल के छाने पर अपने घरों से बाहर निकल कर बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ उस बादल का स्वागत करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के समर के। तो मेघों के स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे कितना ही श्रृंगार के साथ, कितना ही सजावट के साथ आए हुए। तो यह हो गया पहला पद्यांश, और इसको अगर मानवीकरण के रूप में कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहा जाए तो बड़ी शीघ्रता से मैं आपको बता दूं कि आप इसको मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आपको इसको मानवीकरण के रूप में देखना कैसे कहें कि गांव में दामाद या गांव में कोई मेहमान बड़ा ही सजकर, बड़ा ही संवरकर, बड़े श्रृंगार के साथ आए हुए हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और गांव के जो छोटे बच्चे हैं, गांव की जो लड़कियां हैं छोटी, वह उनके आने की सूचना पूरे गांव को देती जा रही है। यानी जो ही वह गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव के छोटे छोटे बच्चे दौड़ते भागते हुए उनके आने की सूचना पूरे गांव को देते हैं, जैसे बादल के आने की सूचना तेज चलने वाली हवा देती है। और बंठन के समर के, क्योंकि गांव के दामाद हैं, मेहमान हैं, शहर में रहते हैं, शहरी जीवन जीते हैं, तो इसलिए गांव में भी जब आते हैं तो उसी श्रृंगार के साथ, उसी सजावट के साथ, उसी सज्जा के साथ आते हैं जैसे वह अपने शहरी जीवन में जीते हैं, जो कि गांव के लोगों के लिए एक अद्भुत क्षण होता है देखना। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, जैसे बादल के आने पर, ठंडी हवा के चलने पर गर्मी से त्रस्त लोग अपने दरवाजे खिड़कियों को खोलकर और शीतल हवा का स्वागत करते हैं, उसी तरह से गांव में दामाद के आने पर जो गांव की महिलाएं हैं वह बड़ी उत्सुकता के साथ अपने दरवाजों की ओट में, अपने खिड़कियों के ओट में खड़े होकर या बैठकर उस दामाद को देखने का प्रयास करने लगती है, क्योंकि वह समक्ष नहीं हो सकती, उस दामाद के सामने नहीं हो सकती, तो वह
अपने अपने घरों के दरवाजे के ओट में खड़े होकर और अपने अपने दरवाजों के या खिड़कियों के ओट का मतलब होता है उनके किनारे छिपकर वह उस दामाद को देखने के लिए जिज्ञासु हो जाती है, देखने के लिए प्रयास करने लगती है। और फिर कहते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के समय। तो इस तरह से उनके आने की जो सूचना है वह गांव को मिल चुकी है और वह गांव में दामाद जी आ चुके हैं। तो यह पूरा चित्रण इस पद्यांश के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। अब आगे के पंक्तियों में हम अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में, क्योंकि आपके लिए निर्धारित समय है। तो अगली कक्षा में हम इसके आगे के शेष खंड का भाग का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपसे कहा कि आपको तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत सबसे पहले पाठ 5 मेघ आए पद्य के में और पाठ 5 अपना अपना भाग संक्षिप्त कहानियों में इनका अध्ययन करना है। उसके बाद हम सबको पुनरावृत्ति करेंगे। तो आप इसके लिए तत्पर रहें, इसको पढ़ें, इस कविता को पढ़ें, इस कविता को कंठस्थ करने का प्रयास करें और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आनंद रहें, पढ़ते लिखते रहें और इसके साथ साथ माता पिता और अपने अग्रजों की आज्ञाओं का पालन करें, उनकी सेवा करें, विद्याध्ययन में रत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।